प्रश्न 9 एक कृति के रूप में प्रिय प्रवास के महत्व की चर्चा कीजिए। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह हरिऔध की प्रमुख हिंदी काव्य रचना है, जिसे हिंदी साहित्य में विशेष महत्व प्राप्त है। इसका रचनाकाल सन 1909 से सन 1913 के बीच माना जाता है। यह काव्य खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य है और इसके माध्यम से हरिऔध जी ने हिंदी काव्य की धारा में एक नई दिशा दी। प्रिय प्रवास का मुख्य विषय प्रेम और विरह की भावनाओं का वर्णन है, जो भारतीय काव्य परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह काव्य प्रेमिका और प्रेमी के बीच की भावनात्मक यात्रा को दर्शाता है, जिसमें प्रेम की गहराई, उसकी तिक्तता और प्रेमी के प्रति संवेदनाओं का विविध रूप से चित्रण किया गया है। हरिऔध जी ने इस काव्य में भारतीय समाज की सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियों को भी बखूबी उजागर किया है। प्रिय प्रवास की विशेषता इसकी भाषा और शिल्प में है। इसमें हरिऔध जी ने संस्कृत और प्राकृत के प्रभावों को छोड़कर खड़ी बोली का उपयोग किया, जो उस समय की हिंदी साहित्यिक प्रवृत्तियों के लिए एक नवाचार था। इस महाकाव्य में गेयता, सौंदर्य और भावनात्मक गहराई का आदान प्रदान किया गया है, जिससे पाठकों को एक नया साहित्यिक अनुभव प्राप्त होता है। हरिऔध जी ने प्रिय प्रवास के माध्यम से हिंदी कविता को एक नई पहचान दी और इसे उच्च साहित्यिक मूल्य प्रदान किया। इस काव्य की संरचना और विषय वस्तु ने हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसे एक अमूल्य काव्यकृति बना दिया। प्रश्न 10 सुमित्रानंदन पंत के कवि शिल्प का विवेचन कीजिए। सुमित्रानंदन पंत की काव्य शिल्पा। सुमित्रानंदन पंत 1896 से 1977 हिंदी साहित्य के छायावादी युग के एक प्रमुख कवि थे। वे अपनी रचनात्मक प्रतिभा, कल्पनाशीलता और भाषा के प्रति गहरे ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। उनकी कविताओं में भावनाओं की तीव्रता, बिंबों का सटीक चित्रण और लयात्मकता का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। पंत जी की काव्य शिल्प की विशेषताएं। 1. भावनाओं की तीव्रता। पंत जी की कविताओं में भावनाओं की तीव्रता उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। वे अपनी कविताओं में प्रेम, वेदना, निराशा, आशा, आनंद, रहस्य और आध्यात्मिकता जैसी भावनाओं को गहनता से व्यक्त करते हैं। उनकी कविताओं में पाठक सहज ही भावनाओं से जुड़ जाते हैं और उनका अनुभव करते हैं। 2. बिंबों का सटीक चित्रण। पंत जी अपनी कल्पना शक्ति और भाषा के प्रति गहरे ज्ञान का उपयोग करके सटीक और प्रभावशाली बिंबों का सृजन करते हैं। उनकी कविताओं में प्रकृति, मानवीय जीवन और भावनाओं से संबंधित अनेक सुंदर और प्रभावशाली बिंब। 3. लयात्मकता। पंत जी की कविताओं में लयात्मकता का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। उनकी कविताएं पढ़ने में मधुर और संगीतमय लगती हैं। वे अपनी कविताओं में छंद, लय और तुकबंदी का कुशलतापूर्वक प्रयोग करते हैं। 4. भाषा का सौंदर्य। पंत जी भाषा के प्रति अत्यंत सचेत थे और अपनी कविताओं में भाषा का सौंदर्यपूर्ण प्रयोग करते थे। वे शब्दों का चयन, वाक्यों की रचना और अलंकारों का प्रयोग बड़ी सावधानी से करते थे। उनकी भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली होती है। पंत जी की काव्य शिल्प के कुछ उदाहरण। पल्लव। इस कविता में पंत जी ने प्रकृति का सजीव चित्रण किया है। वर्षा। इस कविता में पंत जी ने वर्षा ऋतु का मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया है। आंसू। इस कविता में पंत जी ने प्रेम, वेदना और निराशा जैसी भावनाओं को व्यक्त किया है। ग्राम्य। इस कविता में पंत जी ने ग्रामीण जीवन का चित्रण किया है। कला और बूढ़ा चांद। इस कविता में पंत जी ने कला और सौंदर्य के विषय पर विचार व्यक्त किए हैं। सुमित्रानंदन पंत हिंदी कविता के एक महान कवि और साहित्यकार थे, जिनकी काव्य चेतना का विकास एक महत्वपूर्ण साहित्यिक यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है।
उनका काव्य जीवन और उनकी काव्य चेतना का विकास विभिन्न चरणों और परिवर्तनों से होकर गुजरा, जो उनकी साहित्यिक प्रगति और समाज के प्रति उनकी गहरी संवेदनशीलता को दर्शाता है। सुमित्रानंदन पंत का काव्य जीवन 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में विकसित हुआ। इस समय के दौरान उनकी कविता पर प्रतीकवाद और आदर्शवाद का प्रभाव स्पष्ट था। पंत की प्रारंभिक कविताओं में नजरिए की नब्ज, प्रकृति की सुंदरता और आध्यात्मिक खोज की झलक मिलती है। उनकी कविताएं चिरकालिक सौंदर्य और सुखमय अनुभूतियों का आदान प्रदान करती हैं, जिसमें वे अपने व्यक्तिगत अनुभवों और आंतरिक भावनाओं को उजागर करते हैं। रूपवाद और आधुनिकता। पंत की कविताओं में प्रारंभिक प्रतीकवाद और आदर्शवाद के साथ साथ रूपवाद की प्रवृत्तियों भी देखी जाती हैं। पंत ने कविता में रूपात्मकता और सांगीतिकता पर विशेष ध्यान दिया। उनकी कविताओं में शब्दों की सजगता, ध्वनि की सुंदरता और उनकी रचनात्मक अभिव्यक्ति ने उन्हें अद्वितीय बनाया। इस समय के दौरान उन्होंने आधुनिकतावादी दृष्टिकोण और प्रतीकात्मकता को अपनाया, साहित्यिक परंपरा में नवाचार का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने आधुनिक दृष्टिकोण और प्रतीकात्मकता को अपनाया। प्राकृतिक सौंदर्य और आदर्शवाद। पंत की कविताओं में प्रकृति का चित्रण एक केंद्रीय तत्व रहा है। वे प्रकृति को न केवल एक दृश्य कला के रूप में देखते हैं, बल्कि उसे एक गहरी आध्यात्मिक और संवेदनात्मक अनुभव के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। उनकी कविताओं में बर्फ से ढकी पहाड़ियों, हरी भरी वादियों और ताजगी भरे दृश्य मानवीय भावनाओं और आंतरिक अनुभवों की गहराई को दर्शाते हैं। प्रकृति की सुंदरता का उनका चित्रण उनके आदर्शवाद और आंतरिक शांति की खोज को प्रतिबिंबित किया। परा का कावता न प्रकातरण कला के रूप देखते हैं, बाल्क उसे गहरी आध्यात्मिक और संवेदनात्मक अनुभव के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। उनकी कविताओं में बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, हरी भरी वादियों और ताजगी भरे दृश्य मानवीय भावनाओं और आंतरिक अनुभवों की गहराई को दर्शाती हैं। प्रकृति की सुंदरता का उनका चित्रण उनके आदर्शवाद और आंतरिक शांति की खोज को प्रतिबिंबित करता है। सामाजिक दृष्टिकोण और जागरूकता। पंत का काव्य जीवन केवल व्यक्तिगत अनुभव और प्रकृति तक सीमित नहीं था। उन्होंने सामाजिक मुद्दों और समाज की समस्याओं पर भी ध्यान दिया। उनकी कविताएं समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता और जागरूकता को दर्शाती हैं। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, असमानता और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। पंत ने अपनी कविताओं के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन और प्रगति की दिशा में प्रेरणा प्रदान की। आध्यात्मिकता और दर्शन। पंत की कविताओं में आध्यात्मिकता और दर्शन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने जीवन और मृत्यु, आत्मा और ब्रह्मा और भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच के संबंधों पर गहन विचार किए। उनकी कविताएं जीवन के गहरे अर्थ और आध्यात्मिक मूल्य की खोज को दर्शाती हैं, जिसमें उन्होंने भारतीय दर्शन और तात्विक दृष्टिकोण का समावेश किया। नव रूपवाद और प्रगतिशीलता। पंत की काव्य चेतना में नवरूपवाद और प्रगतिशीलता का भी योगदान रहा है। उन्होंने आधुनिक जीवन की समस्याओं और चुनौतियों को अपनी कविताओं का हिस्सा बनाया। उनके कविता संग्रह हिमालय और किंतु जैसे काव्य ग्रंथों में आधुनिकता की झलक देखने को मिलती है, जिसमें उन्होंने नवीन दृष्टिकोण और विचारधारा को प्रस्तुत किया। निष्कर्ष। सुमित्रानंदन पंत की काव्य चेतना का विकास एक विविध और समृद्ध यात्रा का परिणाम है। उनकी कविताओं में प्रतीकवाद, आदर्शवाद, रूपवाद, प्राकृतिक सौंदर्य, सामाजिक जागरूकता और आध्यात्मिकता का सम्मिलन उनकी साहित्यिक यात्रा को विशिष्ट बनाता है। पंत ने हिंदी कविता को एक नया दृष्टिकोण और एक नई दिशा प्रदान की, जो उन्हें हिंदी साहित्य के एक अमूल्य रत्न के रूप में स्थापित करता है। उनके काव्य विकास की यात्रा साहित्यिक परंपरा में एक महत्वपूर्ण अध्याय है,
जो उनके जीवन और कार्यों के माध्यम से सदैव जीवित रहेगा। प्रश्न 11। छायावाद के प्रमुख कवियों और उनके रचना संचार पर प्रकाश डालिए। छायावादी काव्य की विशेषताएं। 1। व्यक्तिवाद की प्रधानता। छायावाद में व्यक्तिगत भावनाओं की प्रधानता है। यहाँ कवि अपने सुख दुख एवं हर्षशोक को ही वाणी प्रदान करते हुए खुद को अभिव्यक्त करता है। 2. श्रृंगार भावना। छायावादी काव्य शुद्धतया श्रृंगारी काव्य है, किंतु उसका श्रृंगार सूक्ष्म श्रृंगार है। 3. बारी के प्रति नवीन भावना। छायावाद में श्रृंगार और सौंदर्य का संबंध मुत्तथा नारी से है। 4. जीवन दर्शन। छायावादी कवियों ने जीवन के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। 5. प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति पर मानव व्यक्तित्व का आरोप छायावाद की एक प्रमुख विशेषता है। प्रमुख छायावादी कवि। रचना है जयशंकर प्रसाद, कामायनी, लहर, आंसू, नापसंद। 2. सूर्यकांत त्रिपाही निराला, तुलसीदारा, गीतिक। 3. मालदेवी वर्मा, रश्मि, निरक्षा, नीशर। 4. सुमित्रानबद पंत, वीणा, पल्लव, युलन। छायावाद का महत्व। छायावाद हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण युग है, जिसने 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में 1918 से 1936 हिंदी साहित्य को नई दिशा दी। छायावाद का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। 1. भावनाओं की अभिव्यक्ति है। छायावाद ने हिंदी कविता में भावनाओं की अभिव्यक्ति को नया आयाम दिया। छायावादी कवियों ने अपनी कविताओं में प्रेम, करुणा, वेदना, निराशा, आशा, रहस्यवाद, प्रकृति प्रेम आदि भावों को गहनता से व्यक्त किया। 2. कल्पना और बिंब विधान। छायावाद ने हिंदी कविता में कल्पना और बिंब विधान का भरपूर प्रयोग किया। छायावादी कवियों ने अपनी कल्पनाशक्ति से नई नई कल्पनाओं और बिंबों का सृजन किया, जिससे उनकी कविताएं अधिक प्रभावशाली और आकर्षक बन गई। 3. छायावादी प्रभाव। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रतिनिधि कवयित्री है। उनके काव्य में छायावाद की कोमलता, रहस्य, आत्मा की गहराई और भावनात्मकता का अद्भुत संयोजन मिलता है। उनके काव्य में व्यक्तित्व और प्रकृति का गहन तादात्म्य देखने को मिलता है। 4. नारी संवेदना और स्वाभिमान। महादेवी वर्मा ने नारी जीवन के संघर्षों और संवेदनाओं को अपनी रचनाओं में प्रमुख स्थान दिया। उन्होंने नारी की स्वतंत्रता, गरिमा और उसके अंतर्मन की गहराई को अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया। 5. प्रकृति का सजीव चित्रण। महादेवी वर्मा की कविताओं में प्रकृति का चित्रण अत्यंत मार्मिक और सजीव है। उन्होंने प्रकृति को मानवीय भावनाओं और अनुभूतियों से जोड़कर प्रस्तुत किया। प्रश्न: निम्नलिखित काव्यांशों में से किन्हीं 3 की संदर्भसहित व्याख्या कीजिए। 12-3-36 का भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसे हंसी के तन मन धन मुन से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। संदर्भ। इस कविता के माध्यम से कवि ने विचारशीलता, आत्मा की खोज, हंसी का महत्व और स्वदेशीपन के महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित किया है। यह काव्यांश एक सामाजिक संदेश के साथ ही आत्मा के आनंद और संबल की महत्वपूर्णता को भी उजागर करता है। कवि ने भाषा का सुंदर और सुसंगत उपयोग करके एक समृद्ध चित्र तैयार किया है, जो पाठक को गहरे सोचने पर आमंत्रित करता है। व्याख्या: यह काव्यांश एक सुंदर रूप से सटीकता और विवेचना का संयोजन करता है, जिससे हमारे समय की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों का मिलन होता है। इसका विषय है भीतर की अंतरात्मा और बाह्य सत्यों के साथ ही रसों की चुनौती।
प्रथम पंक्तिः भीतर भीतर सब रस चुसाई। इस पंक्ति में कवि ने भीतर की अंतरात्मा की उच्चता और गहराई को व्यक्त करने का प्रयास किया है। रसों का उपभोग करना यहाँ अंतरात्मा की आदत के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। इसमें भीतरी खोज और आत्मा की अंतर्दृष्टि की चर्चा है। यह शब्द रस सांस्कृतिक और भारतीय साहित्य में आध्यात्मिक और सामाजिक संबंधों के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें रस विभिन्न भावनाओं और अवस्थाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है। दूसरी पंक्तियां हंसे हौस के तन मन धन मून से। यह पंक्ति हंसी और आनंद के महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा करती है। कवि यहाँ यह प्रस्तुत कर रहा है कि जो व्यक्ति हंसता है उसका शरीर, मन और धन सभी हंसी में लिपटे होते हैं। हंसी का महत्व भी सामाजिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए उचित रूप से जागरूकता बढ़ाता है। तीसरी पंक्ति है जाहिर बातन में अति तेज। यह पंक्ति दृढ़ता और स्वयं की पहचान की महत्वपूर्णता पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यहाँ जाहिर बातन शरीर को सूचित करता है, जो आमतौर पर बाह्य चीजों के माध्यम से पहचाना जाता है। अति तेज यहाँ उच्चता और प्रबलता को सूचित करता है, जिससे व्यक्ति की तेजगता और स्थिरता का संकेत होता है। चौथी पंक्ति है क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। यह पंक्ति रचना का समापन करती है और सवाल पूछती है कि इस तेज और शक्तिशाली व्यक्ति को उसका अद्भुत साजन क्यों नहीं मिलता है, बल्कि उसका साथी अंग्रेज, विदेशी क्यों है। यह अंग्रेजी राजकाल के समय की भारतीय समाज में हुए परिवर्तन को संदर्भित कर सकता है, जब कुछ लोग विदेशी आदर्शों का अनुसरण करने लगे थे। ख सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात। पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा डा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथबाधा ही पाते। संदर्भ इस काव्यांश के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि सत्य और नैतिकता के प्रति स्थिर रहना हमें सफलता तक पहुंचा सकता है, जबकि धर्महीनता और बुराई का रास्ता अनिवार्यता में विघ्न डाल सकता है। यह एक महत्वपूर्ण सीख है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धार्मिक और नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह हमें अधिक बड़े और संबलित व्यक्ति बनाता है। व्याख्या यह काव्यांश एक प्रेरणादायक संदेश साझा करता है, जो सत्य और नैतिकता के मूल्यों पर आधारित है। यह 4 पंक्तियां एक चरित्र की कहानी को व्यक्त करती हैं, जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक स्वामी के पास गया है, लेकिन उसने चोरी करने का रास्ता चुना है। पहली पंक्ति में यह कहा गया है कि स्वामी सिद्धि प्राप्त करने के लिए गया है और इसमें गौरव की बात है। सिद्धि का अर्थ है सफलता और यहाँ इसे प्राप्त करने के लिए स्वामी का उदाहरण दिया गया है। दूसरी पंक्ति में बताया गया है कि इस स्वामी ने चोरी की है और इसे बड़ा डा व्याघात कहा गया है। यहाँ डा व्याघात से तात्पर्य एक गंभीर अपराध से है, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति को बड़ा नुकसान होता है। इससे सुझाव होता है कि धर्म और नैतिकता के बिना सफलता प्राप्त करना व्याघातपूर्ण हो सकता है। तीसरी पंक्ति में बताया गया है कि सखी दोस्त उस स्वामी से कहकर जाती है। यह वक्तव्य उसके विश्वासपूर्ण दोस्तों की उत्सुकता और संदेह को दर्शाता है। सखी का प्रश्न उत्साह और सहानुभूति के साथ है और उसमें एक चुनौती भी है, क्या यह संभव है कि वह अपनी पथबाधा पाता है। चौथी पंक्ति में वह स्वामी के बारे में प्रश्न करती है कि क्या वह अपनी पथबाधा पाता है। यहाँ पथबाधा का अर्थ है अधर्म और बुराई का